वर्क वो नहीं है जिसको हम लोग आम भाषा में वर्क समझते हैं। फिजिक्स वर्क तभी मानता है जब कोई ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा हो और वो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रहा हो। नाउ वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली, हालांकि ये चीज 9th एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, लेकिन मैं चाहता हूं आपको ये बहुत अच्छे से पता हो। अगर इसको ऐसे सर पे रखा है तो भाई साहब जो वेट लगा होगा वो किस डायरेक्शन में लगा होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, रुकते 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 यहां पे रुका, तो यहां रुकने में वो कितना डिस्टेंस आगे बढ़ गया है ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना पड़ेगा। v² बराबर u² माइनस 2s। ढोलक कभी देखा हो तो ढोलक में जो होता है ना इधर साइड में उधर साइड में, जिसको पीट रहे होते हो आप, ठीक है, तो एक तरीके का मेम्ब्रेन होता है। हाय एवरीवन, दिस इज शैलेंद्र पांडे, वेलकम टू नीव यूट्यूब चैनल। आप सभी का इस चैनल पर, इस फिजिक्स वाला के बेहद अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम है। आ जाइए, आज हम लोग आपके चैप्टर नंबर 4 यानी कि वर्क एंड एनर्जी की बात करेंगे। फिजिक्स का एक बहुत ही प्यारा चैप्टर है। क्लास 9th में तो आप लोग बेटा इसको पढ़ ही रहे हो, यहां तो हमें समझना ही है। ये क्लास 11th तक आपके साथ चलेगा और 11th में एक बार फिर से आप लोग वर्क, एनर्जी एंड पावर नाम से इस चैप्टर को पढ़ोगे और काफी ज्यादा डिटेल में आप वहां पर पढ़ रहे होंगे। तो आ जाइए, हम लोग अपना आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग को इन डेप्थ बात करनी है वर्क एंड एनर्जी चैप्टर के बारे में। तो वर्क क्या है, कितने तरह का वर्क होता है, कैसे कैसे हम लोग वर्क का कैलकुलेशन करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से एनर्जी क्या है, कितने टाइप की है, एनर्जी का कंजर्वेशन क्या है, ये सारी चीजें हम लोग को इस सेशन में, इस वन शॉट लेक्चर में बेटा पढ़ना है। तो सबसे पहली बात करते हैं, सर वर्क क्या होता है। देखो, फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क वो नहीं है जिसको हम लोग आम भाषा में वर्क समझते हैं। फिजिक्स वर्क तभी मानता है जब कोई ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा हो और वो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रहा हो। मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स लगाओ, उसको धक्का दो और उस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट आगे मूव कर जाए, तब हम बोलेंगे वर्क हो रहा है। यानी कि वर्क होने के लिए जो मिनिमम 2 रिक्वायरमेंट्स है वो है ऑब्जेक्ट पर फोर्स होना चाहिए और उसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, यानी ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन को चेंज करना चाहिए। तो वर्क डन क्या है भाई? वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के प्रोडक्ट को ही मेरे प्यारे बच्चों वर्क का नाम दिया जाता है। तो जैसे मान लो एक कोई ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर हम लोगों ने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, मतलब हम लोग इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं और इस फोर्स की वजह से अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा कुछ डिस्प्लेस कर जाए, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो यहां कहीं पर पहुंच जाए और इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो लेट अस सपोज d के बराबर हो जाए, तो बेटा यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ये जो प्रोडक्ट है, इसी प्रोडक्ट को हम लोग वर्क डिफाइन करते हैं। तो वर्क इज सिंपली डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये बात ध्यान रखिएगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम हो तब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को वर्क कहा जाता है। तो देखो यहां पर यही लिखा हुआ है कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि डिस्टेंस का डायरेक्शन वही है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन वही है जो फोर्स का डायरेक्शन है। तो यह बात ध्यान रखिएगा वर्क लिखते समय कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन बेटा सेम होना चाहिए, तभी हम W इज इक्वल टू FD लिख रहे होंगे। यूनिट ऑफ वर्क की अगर मैं बात करूं, देखो वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा यूनिट अगर आप लिख रहे हो तो यूनिट में भी आपको आइडिया होना चाहिए। अगर हम SI यूनिट की बात कर रहे हैं तो SI यूनिट में क्या होगा? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। तो न्यूटन मीटर ये इसका एक यूनिट हो गया। इसी न्यूटन मीटर को ही हम लोग जूल भी कहते हैं, यानी कि वर्क का एक यूनिट हो गया SI यूनिट आपका जूल। जबकि CGS यूनिट की अगर बात किया जाए तो यही फोर्स हमारा डाइन में कैलकुलेट होगा, यही डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में हो जाएगा। डाइन सेंटीमीटर को ही अर्ग नाम दिया जाता है। तो SI यूनिट में बेटा फोर्स का यूनिट क्या हो गया? जूल। और CGS यूनिट सिस्टम में अगर हम पूछेंगे तो उसकी वैल्यू या उसका यूनिट हो गया अर्ग के बराबर। जूल और अर्ग में भी रिलेशन निकाला जा सकता है। जैसे 1 जूल का मतलब होता है बेटा 1 न्यूटन मीटर, और आप खुद सोचो 1 न्यूटन 1 न्यूटन जो है वो 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है।
डाइन क्या है? फोर्स का सीजीएस यूनिट है, ये आप लोगों को पता होगा। और 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 10 की पावर 5 डाइन, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, तो ये अल्टीमेटली 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। और 10 की पावर 7 अर्ग भी लिखा जा सकता है। तो 1 जूल जो है वो 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। तो इस बात को सभी लोग ध्यान रखेंगे कि भाई जूल और अर्ग में रिलेशन क्या है। 1 जूल इज 10 टू द पावर 7 अर्ग। जूल क्या है? वर्क का एसआई यूनिट, और अर्ग क्या है? वर्क का सीजीएस यूनिट। तो इस तरीके से बेटा वर्क की 2 यूनिट्स हैं, इन 2 यूनिट्स को हम लोग बार बार यूज कर रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में। इसके बाद अगली चीज आ जाती है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट जो हम वर्क कर रहे हैं वो आखिर क्या चीज है। एक बात समझो, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर उठाना चाहते हैं, यानी जो डिस्प्लेसमेंट हम इसका कराएंगे वो तो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो आप देखो डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गया कुछ डी के बराबर, राइट, या हाइट के टर्म्स में है तो आप इसको h के इक्वल भी लिख सकते हो बेटा। तो डिस्प्लेसमेंट h के बराबर हो गया या d के बराबर हो गया, जबकि इस ऑब्जेक्ट पर एक कंटिन्यूअस फोर्स जो लग रहा है वो इस ऑब्जेक्ट का वेट है, और वेट की वैल्यू हम लोग mg से भी लिख सकते हैं। तो बेटा वेट mg के बराबर है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ कर रहे हो, तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, इस ग्रेविटी के अगेंस्ट हमने कितना वर्क किया है, तो आइए वो वर्क मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। ठीक है, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में जो आप वर्क कर रहे हो भाई साहब कैसे मिलेगा। देखो mg हमारा वर्क में फोर्स हो गया, यानी यहां पर फोर्स, कौन से फोर्स की बात हो रही है भाई? ग्रेविटी की। ग्रेविटी किधर लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो ये फोर्स हो गया है और डिस्प्लेसमेंट d के बराबर है, या अगर आप हाइट को h लिख दो तो डिस्प्लेसमेंट हमारा h के बराबर हो जाएगा। ये भी तरीका है, यहां पर h लिखा जा सकता है तो हम लोग यहां पर भी h लिख सकते हैं। ठीक है, d भी लिख दिया तो कोई गलत नहीं है, वो भी सही है। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात मेरे प्यारे बच्चों ये है कि mg लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऊपर, तो यहां पर एक माइनस का साइन भी लगाया जा सकता है क्योंकि दोनों जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन ठीक है, अभी मैं माइनस की बात आपसे नहीं कर रहा हूं, हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं भाई साहब कितना वर्क हुआ है। सो टोटल वर्क डन इन displacing an object in upward direction against the gravity is equal to mgh, right? So work done against gravity की वैल्यू mgh के बराबर होती है। So whenever work is done against gravity, gravity नीचे है, gravity के against जब work किया जाता है, amount of work done is equal to the product of weight of the body and vertical distance through which the body is lifted। तो body का weight क्या है? mg, और vertical distance जिसके थ्रू बॉडी को उठाया गया है वो h के बराबर है। तो बेटा वर्क डन की वैल्यू कितनी हो गई? mgh। और मैं आपको बताऊं यही वर्क डन इस ऑब्जेक्ट में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, और अभी आप आगे पढ़ोगे इसी वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ उठा रहा हूं, नीचे से ऊपर की तरफ अगर मैं ऑब्जेक्ट को उठा रहा हूं, तो उस ऑब्जेक्ट पर मैं वर्क कर रहा हूं, उसको उठाने के लिए मैं वर्क कर रहा हूं, और अगर मैंने उसको उठाने के लिए वर्क किया है तो वही वर्क mgh है, वही वर्क उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जा रहा है। अभी आगे उसकी बात आइए करते हैं। फिलहाल वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कोई पूछे तो दैट इज सिंपली इक्वल टू mgh, राइट। नेक्स्ट, इसी पर बेस देखो कुछ क्वेश्चन हमसे कहा गया, अ कार वेइंग 1000 किलोग्राम एंड ट्रैवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर डिसेलरेटिंग यूनिफॉर्मली, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट बाय द ब्रेक्स, व्हाट इज द वर्क डन बाय द ब्रेक्स। तो आपको यह बताना है कि भाई साहब ब्रेक की वजह से क्या वर्क यहां पर हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों कार वेइंग 1000 किलोग्राम, तो मास ऑफ द कार जो है वो 1000 किलोग्राम हो गया बेटा। ट्रैवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड यानी कि स्पीड की वैल्यू हो गई 30 मीटर पर सेकेंड, स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर,
50 मीटर का डिस्टेंस है जिसमें वो कार स्टॉप हो गई है। ठीक है, तो कार की इनिशियल स्पीड 30 है, लेकिन अगर कार स्टॉप हुई है तो बेटा फाइनल उसकी स्पीड ऑब्वियस है 0 हो गई होगी, क्योंकि कार स्टॉप हुई है तो फाइनल स्पीड तो 0 होना बनता है भाई, है ना। डिसएलरेटिंग यूनिफॉर्मली, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट बाय ब्रेक्स। तो पहले यार फोर्स निकालना है, फिर वर्क निकालना है। मेरे प्यारे बच्चों, फोर्स की जो वैल्यू होती है F इज इक्वल टू M इंटू ए होता है। मास तो अपने को पता है 1000 किलोग्राम, बट एक्सेलरेशन नहीं पता है। एक्सेलरेशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखो जरा, अगर हमें फाइनल स्पीड पता है, इनिशियल स्पीड पता है और डिस्टेंस भी हमें पता है, तो वी कैन अप्लाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। दैट मींस फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर देखा जाए तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v की वैल्यू 0 है, u हमारा 30 है, तो ये बन जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस। एस डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, 50 मीटर के बराबर। तो 0 इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर 900 होगा प्लस 100a बन जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 900 अपॉन 100, ये कैंसिल होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक्सेलरेशन -9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर आ गया। अब अगर हम लोगों को एक्सेलरेशन पता है तो ऑब्वियस है हम लोग को फोर्स पता है भाई साहब, है ना। फोर्स की वैल्यू F इज इक्वल टू ma होता है। मास बेटा 1000 किलोग्राम है, एक्सेलरेशन -9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है, तो फोर्स की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी। फोर्स विल बिकम -9000 न्यूटन्स। फोर्स की वैल्यू -9000 न्यूटन्स के बराबर आ जाएगी। 9000 न्यूटन का फोर्स ब्रेक्स ने एक्सर्ट कर दिया। देखो फोर्स होता है F इज इक्वल टू ma। अगर एक्सेलरेशन मिल जाए तो फोर्स निकालना बहुत आसान है बेटा। एक्सेलरेशन हमने कैसे निकाला, बाय अप्लाइंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल स्पीड 0 है, इनिशियल स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन निकालना है और डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर के बराबर है। वैल्यूज उठा के रख दो, सॉल्व कर लो, एक्सेलरेशन आ जाएगा, यहां रखो फोर्स आ जाएगा। अब हमसे कह रहे हैं व्हाट इज वर्क डन बाय द ब्रेक्स। वर्क डन कितना होगा भाई, तो वर्क डन जो होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स की वैल्यू है बेटा -9000, डिस्प्लेसमेंट जो है वो 50 मीटर के बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बन जाएगा -4,50,000 जूल्स ऑफ वर्क। तो वर्क डन बाई ब्रेक्स जो है वो -4,50,000 जूल्स हो जाएगा। क्लियर है। आई होप आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। देखो फोर्स का निगेटिव होना क्या रिप्रेजेंट करता है, इस बात को पहले समझ लो। फोर्स का निगेटिव होना बेटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस फोर्स इज अप्लाइड अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट, अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो मैं यहां लिख रहा हूं दिस फोर्स इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। ये जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में पीछे की तरफ लग रहा है, ये ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहां पर ये जो निगेटिव है वर्क डन में, ये भी वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यहां से एक बात और आपके दिमाग में शायद आ रही हो कि सर वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है और वर्क निगेटिव भी हो सकता है ना। इवन वर्क 0 भी हो सकता है। अभी और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, तब आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आएगी। नाउ वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली, हालांकि ये चीज 9th एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, लेकिन मैं चाहता हूं आपको ये बहुत अच्छे से पता हो, है ना। कम से कम जो वर्क का बेसिक फॉर्मूला है वो तो आप अच्छे से जानते ही हो, समझते ही हो। तो जरा देखो, अगर एक ऑब्जेक्ट है बेटा किसी प्लेन पर रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट का मास कुछ m के बराबर है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट पर अगर एक फोर्स हम लोगों ने कुछ ऐसा लगा दिया एंड द फोर्स इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, ये जो फोर्स है वो थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है, तो बेटा क्या होगा। देखो इस तरह का फोर्स लगाओगे तो भी ऑब्जेक्ट हमारा कुछ आगे बढ़ जाएगा, तो भी जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो कुछ आगे मूव कर जाएगा। लेट अस सपोज ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो d के बराबर है, यानी इस बार फोर्स इधर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है।
और दोनों के बीच में कुछ थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है। तो सर अब क्या करें? देखो हम लोगों ने जो पढ़ा था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वर्क क्या है? वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि वर्क हम लोगों ने पढ़ा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो फोर्स है ना, इस फोर्स के हम लोग करेंगे कंपोनेंट्स। इस फोर्स के हम लोग क्या करेंगे? कंपोनेंट्स। आइए मैं आपको पहले सिखाता हूं कि कंपोनेंट्स कैसे किए जाते हैं। बहुत ही आसान चीज है, पहले यहां आपको सिखा देते हैं। कंपोनेंट ऑफ फोर्स, किसी भी फोर्स का बेटा कंपोनेंट करना मैं आपको पहले सिखाता हूं। जैसे अगर कोई फोर्स ये है 10 न्यूटन का, ठीक है, और ये फोर्स मान लो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इस फोर्स के बेटा दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। पहला कंपोनेंट इसका ये है एक्स डायरेक्शन में, तो इसका नाम मैं लिखूंगा एफ एक्स। एक कंपोनेंट ये है वाई डायरेक्शन में, तो इसका मैं नाम लिखूंगा एफ वाई। ठीक है, एफ एक्स का डायरेक्शन ये रहा ये, और एफ वाई का डायरेक्शन ये रहा नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहां पर ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेना पड़ेगा। आप लोगों ने शायद अभी तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली हो, है ना। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले की मैं आपसे बात करता हूं। ट्रिग्नोमेट्री में बेटा एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा का। ठीक है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला मैं आपको बताऊं। साइन थीटा का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहां पर मैं अप्लाई करता हूं साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर जो है बेटा वो इस एंगल के सामने वाली साइड होती है, परपेंडिकुलर साइड, तो इसको मैं लिखूंगा एफ वाई। और हाइपोटेनस होता है 90 डिग्री के अपोजिट वाली सबसे बड़ी साइड जो होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, तो वो 10 के बराबर है। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं एफ वाई की वैल्यू हमारी आई है 10 साइन 30 के बराबर। एफ वाई की वैल्यू बेटा कितनी निकल करके आई? 10 साइन 30 डिग्री के बराबर। राइट, 10 साइन 30 डिग्री के बराबर निकलकर वैल्यू आई। जबकि यहीं पर अगर मैं कॉस थीटा अप्लाई करूं, तो कॉस थीटा जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस एफ एक्स के बराबर है, ठीक है, हाइपोटेनस यहां पर फिर से 10 के बराबर है। तो आइए अप्लाई करते हैं। कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस जो है वो एफ एक्स हो गया। देखो बेस पहचानने का तरीका क्या है, ये फोर्स था, एंगल है, एंगल के साथ वाला जो फोर्स होता है ना, जो कंपोनेंट होता है, वही बेस कहलाता है। राइट है, तो ये हमारा बेस हो गया एफ एक्स, और हाइपोटेनस बेटा 10 के बराबर हो गया। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों एफ एक्स की वैल्यू आएगी 10 कॉस 30 डिग्री। एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 10 कॉस 30 डिग्री। राइट, 10 कॉस 30 डिग्री। तो हम लोगों को फोर्स का कंपोनेंट करना आ गया। मैं फिर से आपको एक बार याद दिला रहा हूं, अगर ये 10 न्यूटन है, ये 30 डिग्री है, तो एक कंपोनेंट इधर होगा 10 कॉस 30 डिग्री, और जो बच गया वो कौन सा होगा? 10 साइन 30 डिग्री। ठीक है, ठीक है सर, एक बार और थोड़ा सा सर हो जाए। अच्छा भाई देखो जरा, देखो इधर देखो, ये एक्स वाई एक्सिस है, ये वाला कोई फोर्स है मान लो 20 न्यूटन का, ये एंगल मान लो बेटा 60 डिग्री है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई साहब कंपोनेंट करना है, तो कंपोनेंट करने का तरीका क्या है? ये 20 न्यूटन है, ये एंगल है, एंगल के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है? कॉस वाला। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 20 कॉस 60 डिग्री। भाई अगर ये 10 कॉस 30, 10 कॉस 30, तो ये क्या होगा? 20 कॉस 60, और एक कंपोनेंट इधर वाला होगा ना, ये वाला वाई वाला, तो उसको मैं यहां भी लिख सकता हूं, एंड दैट इज 20 साइन 60 डिग्री। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? सोच लो एक बार। नेक्स्ट अगर यहीं पे मैं आपको एक एग्जांपल और दे दूं, एक एग्जांपल मैं और दे दूं आपको, देखिए ये बेटा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस बार जो फोर्स हमारे पास है, दैट फोर्स इज दिस फोर्स। ये फोर्स 30 न्यूटन का है, और ये एंगल बनाता है 45 डिग्री का, ये एंगल बनाता है 45 डिग्री का। ठीक है, तो जरा सोचो बेटा, फोर्स पता है, एंगल पता है, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है? 10 cos 30। राइट, तो देखो फोर्स पता है, एंगल पता है, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट याद करो इधर होगा, एंड दैट कंपोनेंट इज 30 cos 45 डिग्री।
इधर की तरफ जो कंपोनेंट होगा दैट इज 30 cos 45 डिग्री, ठीक। और जो बच गया वो इधर की तरफ होगा दैट इज 30 sin 45 डिग्री। तो बेटा यहां पर ना ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो रहा है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो जरा सोचो, अगर ये एफ है ये थीटा है, तो एंगल के साथ वाला जो कंपोनेंट यहां पर होगा वो कंपोनेंट हो जाएगा ना एफ कॉस थीटा, और जो बच गया वो अगला कंपोनेंट क्या होगा, दैट विल बी एफ साइन थीटा। लेकिन जब हम लोग वर्क डन की बात करते हैं तो आप खुद सोचो, हमें एफ कॉस थीटा से मतलब है या एफ साइन थीटा से मतलब है? भाई आप कहोगे सर अभी आप ही ने पीछे कहा था कि वर्क डन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट बेटा इधर की तरफ है तो फोर्स भी इधर की तरफ का होना चाहिए, यानी हमारा इंटरेस्ट इस वाले फोर्स में है। तो वर्क डन की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी हो गई, एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी। तो इसी को मैं लिख सकता हूं कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। वर्क डन is equal to FD cos theta, right? Where F is force, D is displacement, and theta is angle between force and displacement. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो एंगल थीटा के बराबर होता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? जरा सोचो, ये फोर्स है, ये एंगल है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो हमने कंपोनेंट किया एफ कॉस थीटा, तो एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी। अब आपके दिमाग में शायद एक डाउट आ रहा होगा कि सर ठीक है आपने इतनी बात तो सर समझा दिया, लेकिन सर ये 10 cos 30, 10 cos 60, 10 cos ये 30 cos 45, सर ये वैल्यूज निकलेंगी कैसे सर, कैसे आएगी सर वैल्यू? ठीक है, अगर ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ रखा है तो आपको ये आइडिया होगा, नहीं पढ़ रखा है तो मैं आपको बता रहा हूं कि क्या करना है। तो बेटा देखो, cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1 के बराबर, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 के बराबर। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है। cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 के बराबर, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 के बराबर, और cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0 के बराबर। जब भी कभी आएगा क्लास 9th के लेवल पर, वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री में दिया ही नहीं है ये सब, मतलब आपकी बुक में दिया ही नहीं है एनसीईआरटी में, राइट? तो आपसे ज्यादा नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर आपके स्कूल में ऐसा पढ़ाया गया है तो इतने एंगल्स से ज्यादा एंगल्स नहीं आने वाले। एक एंगल मैं आपको और बता दे रहा हूं, दैट इज cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, बस। इससे ज्यादा मेरे प्यारे बच्चों नहीं आएगा। आप लोगों के लिए इससे ज्यादा डिटेल में जाने की हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? बाकी साइन थीटा में वैल्यूज क्या है वो यूजफुल तो यहां नहीं है, लेकिन ठीक है मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूं। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 डिग्री आपका 1/√2 होता है, नोट कर लेना इसको। साइन 60 डिग्री जो है वो √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 के बराबर होता है। और साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी 0 होती है, ठीक है? तो ये आप इस तरीके से अपने दिमाग में रख सकते हैं। देखो ये वाली वैल्यूज की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है हमको इस चैप्टर में, राइट? हमको सिर्फ इसका मतलब है, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला अगर मैं फिर से तुम्हें याद दिलाऊं तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हटाओ, इसको मैं इधर रख दे रहा हूं, इसको आप अपना लिख लेना, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है? वर्क डन का फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों होता है एफ डी कॉस थीटा। तो अगर कभी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है, ठीक है, अगर थीटा, इफ थीटा इज 0 डिग्री, ठीक है, तो वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी बेटा एफ डी कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू देखो कितनी होती है, 1 के बराबर, सो दैट विल बी एफ डी इंटू 1। तो मेरे प्यारे बच्चों वर्क की वैल्यू कितनी हो गई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जो सबसे पहले पेज पे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, क्या फॉर्मूला था
कि वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट? वो यही वाला केस था कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री के बराबर। तो वर्क डन की जो वैल्यू है वो एफ डी के बराबर हो जाएगी। लेकिन अगर यहीं पर बेटा एंगल 90 डिग्री ले लिया जाए तब क्या होगा? तब वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा एफ डी कॉस 90 डिग्री, राइट है? एफ डी कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू चेक कर लो, 0 होती है तो वर्क डन की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। यानी वर्क कब 0 हो सकता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। सर ये कब पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल है अगर ये जो गिफ्ट दिया हुआ है, देखो भैया ये, हाँ ये पीडब्ल्यू ने गिफ्ट हमें दिया है दिवाली में, तो अगर इसको मैं अपने सर पे रख लूं, अगर मैं इसको अपने सर पे रख लूं और मैं इसको ऐसे लेकर के चल रहा हूं, मैं इसको ऐसे लेकर के चल रहा हूं, तो जरा अब सोचना, अगर इसको ऐसे सर पे रखा है तो भाई साहब जो वेट लगा होगा वो किस डायरेक्शन में लगा होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जो वेट लगा होगा वो किधर लगा होगा भाई साहब? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और मैं मूव किधर कर रहा हूं? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, वेट और डिस्प्लेसमेंट, या ऐसे समझाऊं आपको, देखो वेट इधर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ अगर कर रहे हैं तो एंगल जरा सोचो कितना हुआ। अगर वो एंगल 90 डिग्री है, 90 होगा, अगर वो एंगल 90 डिग्री है तो वर्क डन कितना हुआ? 0 के बराबर। यानी कि एक कूली जो अपने सर पर बहुत भारी सा वेट ऐसे रख करके चलता रहता है बेचारा स्टेशन पर, फिजिक्स की लैंग्वेज में उसने कोई वर्क नहीं किया है, फिजिक्स उसको वर्क नहीं मानता है। यानी वर्क 3 चीजों पर बेटा डिपेंड करने लगा। किन किन चीजों पर? फोर्स पर, डिस्प्लेसमेंट पर, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल थीटा पर। इन 3 चीजों पर वर्क डन डिपेंड करता है। आई होप आप सभी को यह बात समझ में आ गई होगी। कॉपी पे बेटा इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है? चलो क्वेश्चन देखो। नहीं क्वेश्चन नहीं, यहां पे कह रहे वर्क डन व्हेन अ फोर्स एक्ट्स एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये मैं समझा चुका हूं। कह रहे हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मान लो वेट है और ऑब्जेक्ट इधर की तरफ जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, जबकि उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है? वेट इधर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है, तो ऐसे में एंगल थीटा जो है वो 90 डिग्री है। और अगर एंगल 90 है तो वर्क डन की वैल्यू जो है एफ डी कॉस 90 होगी। कॉस 90 डिग्री 0 होता है तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा। यानी कि अगर कभी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 है, तो एक एग्जांपल मैंने आपको कूली वाला दिया, ठीक है? दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं सर्कुलर मोशन का। कोई भी ऑब्जेक्ट बेटा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा हो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारा सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होता है, इस तरह के मोशन में, तो आप जरा चेक कर लो, जब ऑब्जेक्ट यहां कहीं पर होगा, ठीक है? जब ऑब्जेक्ट यहां कहीं पर होगा, मान लो ऑब्जेक्ट यहां नीचे है भाई साहब, ऑब्जेक्ट यहां पर है, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो फोर्स है वो तो सेंटर की तरफ है, और उस फोर्स का नाम बोलो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पर है तो उस पर लगने वाला जो फोर्स है वो सेंटर की तरफ होता है, और उस फोर्स का नाम सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो जरा सोचो डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ होगा भाई साहब? डिस्प्लेसमेंट किधर है? डिस्प्लेसमेंट तो इधर की तरफ है, राइट? तो डिस्प्लेसमेंट बेटा इधर की तरफ है, फोर्स सेंटर की तरफ है, इनके बीच का एंगल फिर से 90 डिग्री है। सो वैल्यू ऑफ वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑल्सो इक्वल टू 0। दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स is always equal to 0। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा 0 वर्क करता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में है ना, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा इस टेंजेंट की डायरेक्शन में होगा, ठीक है? इधर की तरफ होगा। ऑब्जेक्ट यहां पहुंचेगा तो इधर की तरफ होगा, ऑब्जेक्ट यहां पहुंचेगा इधर की तरफ होगा, राइट? सो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ठीक? नेक्स्ट
पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क। देखो, अगर मैं वर्क की बात करूं तो वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा, यानी ये जो वर्क डन है ये फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और एंगल थीटा तीनों चीजों पर बेटा डिपेंड करता है। अब सारा खेल ये एंगल थीटा का है। अगर ये थीटा एंगल लेस देन 90 डिग्री है तो इस एंगल को एक्यूट एंगल कहा जाता है। अगर एंगल 90 डिग्री से छोटा है तो उसको एक्यूट एंगल कहा जाता है। ठीक है, एंगल 90 डिग्री के बराबर है तो परपेंडिकुलर एंगल हो गया। ठीक है, और यही एंगल अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री है, 90 डिग्री से बड़ा है, तो इसका नाम होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। और अगर एंगल हमारा 90 डिग्री के बराबर हो जाए, राइट, परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाए, तो जरा देखते हैं हम लोग। देखो, जब एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है ना, एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है ना, तो कॉस थीटा जो है बेटा वो ग्रेटर देन जीरो होता है। यानी कॉस थीटा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। पहले कराओ, कॉस थीटा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, कॉस थीटा पॉजिटिव अगर होगा तो वर्क डन जो कि एफ डी कॉस थीटा है, दैट वर्क डन इज ऑल्सो पॉजिटिव। यानी वर्क डन पॉजिटिव होता है अगर एंगल हमारा एक्यूट है तब। ठीक, यानी एंगल लेस देन 90 डिग्री है तो ऐसे में वर्क डन बेटा पॉजिटिव वर्क डन कहलाता है। लेकिन अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ये जो एंगल है वो ग्रेटर देन 90 हो जाए तो यहां पर जो कॉस थीटा होगा, दैट कॉस थीटा विल बिकम नेगेटिव। तो वर्क डन विच इज एफ डी कॉस थीटा, दैट वर्क डन विल बिकम नेगेटिव। सो वी कैन राइट वर्क डन हमारा नेगेटिव हो गया। तो वर्क डन नेगेटिव तब होगा जब एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा तब। एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, वर्क डन नेगेटिव, राइट। और अगर एंगल 90 डिग्री है तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू बेटा 0 होती है। तो वर्क डन आपका हो जाएगा एफ डी कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 0 है तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा। तो वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क निगेटिव भी हो सकता है, वर्क 0 भी हो सकता है। ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री से छोटा है तो वर्क डन पॉजिटिव, 90 डिग्री के बराबर है तो वर्क डन 0, और अगर वो 90 डिग्री से बड़ा है तो वहां पर वर्क डन निगेटिव हो जाता है, राइट। नेक्स्ट, a car weighing 1000 kg and traveling at 30 meter per second stops at a distance of 50 meter decelerating uniformly। ये तो हम लोग कर चुके हैं, है ना, सेम क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। एनर्जी की बात करते हैं। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है, दैट कॉन्सेप्ट इज ऑफ एनर्जी, कि सर एनर्जी क्या होता है। एनर्जी का मतलब है भाई इट इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कोई ऑब्जेक्ट अगर वर्क कर रहा है, अगर उसके अंदर कैपेसिटी है वर्क करने की, तो उसका मतलब उस ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी है, राइट। सो एनर्जी क्या है भाई? अमाउंट ऑफ एनर्जी possessed बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क दैट इट कैन डू when its energy is released। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वर्क कर सकता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, है ना, सो दैट इज नोन एज एनर्जी। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क is known as energy। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी, राइट। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होगा। देखो बेटा, एनर्जी के यूनिट्स की अगर मैं बात करूं, जैसे अगर सबसे पहले मैं यहां पे आपको बेसिक टाइप बता दूं पहले एनर्जी का, ठीक है। एनर्जी का बेसिक टाइप अगर मैं बताऊं तो सबसे पहला एनर्जी हो गया बेटा काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहली एनर्जी का टाइप हो गया काइनेटिक एनर्जी, और फिर दूसरा टाइप हो गया पोटेंशियल एनर्जी। पहला है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक सर, काइनेटिक एनर्जी क्या है?
देखो, काइनेटिक एनर्जी का मतलब है अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मूव करने की प्रॉपर्टी है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उस ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी है। सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी होती है वही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², 1/2 mv²। 1/2 तो नंबर है, m क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, v क्या है? स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हाफ mv² इज द काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है बेटा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। और पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला है mgh। पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला है बेटा mgh, जहां पर m ऑब्जेक्ट का मास है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और h जो है वो हाइट है, या h को आप डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, पोटेंशियल एनर्जी mgh है। और अगर मैं बात करूं यूनिट्स का, है ना, यूनिट्स की अगर मैं बात करूं तो आप जरा देखो, अगर काइनेटिक एनर्जी मैं कह रहा हूं दैट इज हाफ m इंटू v², तो जरा चेक कर लो, हाफ का तो यूनिट होता नहीं है, मास का यूनिट हो गया बेटा किलोग्राम, स्पीड का स्क्वायर, स्पीड है मीटर पर सेकेंड और उसका भी करोगे स्क्वायर तो ये यूनिट बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक। और पोटेंशियल एनर्जी जिसको यू से डिनोट करते हो जो mgh के बराबर है, जरा चेक करो, मास किलोग्राम में, टी जो है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में और हाइट जो है वो मीटर में, तो ये हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हाइट हो गया मीटर, तो दिस विल बिकम किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एनर्जी कोई सी भी हो उसका यूनिट यही होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को जूल कहा जाता है। तो बेटा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर यही न्यूटन मीटर है, यही जूल है, एक ही बात है, ये सब एक ही चीज है। तो एनर्जी की या वर्क का अगर मैं आपसे यूनिट पूछूं, एनर्जी का मैं आपसे यूनिट पूछूं, तो एनर्जी का जो यूनिट है वो जूल होता है, एनर्जी का यूनिट जूल होता है। सीजीएस यूनिट में अगर हम लोग आए तो मास ग्राम में आएगा, सीजीएस में अगर हम लोग आ जाएं तो मास ग्राम में आएगा, डिस्टेंस सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, टाइम सेकंड ही रहेगा। तो जरा इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, राइट, इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये कन्वर्जन में पहले भी तुम्हें सिखा चुका हूं। ये सीजीएस यूनिट है, ठीक है, और इसी सीजीएस यूनिट को डाइन सेंटीमीटर भी कहा जाता है, इसी को अर्ग भी कहा जाता है। तो चाहे वर्क हो चाहे एनर्जी हो, दोनों का जो यूनिट है वो जूल और अर्ग होता है, राइट, जूल और अर्ग होता है ना। तो एनर्जी का यूनिट जूल और अर्ग, जूल जो है वो एसआई यूनिट है, अर्ग जो है वो सीजीएस यूनिट है। ये एनर्जी का एसआई यूनिट है और ये एनर्जी का सीजीएस यूनिट होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, चलो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की मैं बात करूं। अभी मैंने सिर्फ 2 एनर्जी तुम्हें बताई है, एनर्जी के और भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन इन द ऑब्जेक्ट, है ना, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, फिर केमिकल एनर्जी है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, जैसे पटाखों की बात करें, दिवाली का टाइम चल रहा है, पटाखों की अगर हम लोग बात कर लें तो उस पटाखे के अंदर जो एनर्जी है वो उसकी अपनी केमिकल एनर्जी है, क्योंकि वो उसके अंदर जो बारूद भरा हुआ है उस केमिकल की वजह से होता है। हीट एनर्जी ड्यू टू हीट होता है। लाइट एनर्जी आपको बहुत अच्छे से पता है, सनलाइट जो होती है उसकी अपनी एनर्जी है, वो लाइट एनर्जी है। साउंड एनर्जी, साउंड की एनर्जी, जो मैं बोल रहा हूं ये भी क्या है, ये साउंड है, और साउंड भी एक तरीके का एनर्जी है। साउंड इज दैट एनर्जी विच क्रिएट सेंसेशन ऑफ हियरिंग, ऐसे लाइट वो एनर्जी है विच क्रिएट सेंसेशन ऑफ विजन, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो करंट है ना, करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिकल का तो बहुत ज्यादा यूज है ना।
और उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियस की वजह से जो एनर्जी आती है, न्यूक्लियस के जुड़ने से, न्यूक्लियस के टूटने से जो एनर्जी आती है, उस एनर्जी को हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं, राइट। तो यहां पर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है काइनेटिक एनर्जी, दैट इज ड्यू टू मोशन of the object, right? Potential energy, that is due to position of the object. Chemical energy, that is due to chemical composition. किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो केमिकल है, उस केमिकल की अपनी जो एनर्जी है वो हमारी केमिकल एनर्जी कहलाती है। दैट इज हीट एनर्जी, दैट इज ड्यू टू हीट, है ना। लाइट एनर्जी ड्यू टू लाइट, ये सिंपल है, ये सबको पता है। साउंड एनर्जी ड्यू टू साउंड। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है दैट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से वहां पर करंट का जनरेशन होता है और वही एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाती है। न्यूक्लियर एनर्जी में हम लोग लिख सकते हैं दैट इज ड्यू टू फिजन और फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, ड्यू टू फिजन एंड फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। अब बात आई सर ये क्या चीज है? फिजन का मतलब होता है एक न्यूक्लियस का दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में टूट जाना। न्यूक्लियस का टूट जाना फिजन कहलाता है और न्यूक्लियस का जुड़ जाना फ्यूजन कहलाता है, राइट। तो ड्यू टू फिजन एंड फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई जो है वो न्यूक्लियस का प्लूरल फॉर्म है। प्लूरल फॉर्म, एक से ज्यादा न्यूक्लियस जुड़ जाए, है ना, तो उसको हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। टूट जाए तो उसको हम लोग न्यूक्लियर फिजन का नाम देते हैं। अब आ जाओ एक एक करके इन एनर्जीज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली एनर्जी है बेटा काइनेटिक एनर्जी। सर व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट रेस्ट में आने से पहले जितना वर्क कर जाता है वही उसकी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। तो जरा सोचो, कोई ऑब्जेक्ट यू स्पीड से मूव कर रहा है और फाइनली वो रेस्ट पर आने वाला है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है वो रुकने से पहले जितना वर्क कर जाए, तो पहले आओ निकालते हैं कि भाई रुकने से पहले वो कितना आगे बढ़ जाएगा। ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, रुकते 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 यहां पे रुका, तो यहां रुकने में वो कितना डिस्टेंस आगे बढ़ गया है, ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना पड़ेगा। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2s। क्योंकि ऑब्जेक्ट रुक रहा है इसलिए उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव रहा होगा बेटा, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है, यू स्क्वायर माइनस 2as। तो आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो यू स्क्वायर अपॉन 2a के बराबर हो गया। ये उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है, राइट। डिस्प्लेसमेंट हमें पता है और हमें निकालना है वर्क डन कि कितना वर्क वो कर गया रुकने से पहले। तो मैं यहां पे लिख भी रहा हूं वर्क डन बिफोर स्टॉपिंग। वर्क डन बिफोर स्टॉपिंग, रुकने से पहले का वर्क डन अगर मैं निकालूं तो बेटा वर्क डन होता है ना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपका मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर है, डिस्प्लेसमेंट आपका यू स्क्वायर अपॉन 2a के बराबर है। a से a कैंसिल हो जाएगा, तो वर्क डन की वैल्यू आ गई हाफ एम यू स्क्वायर के बराबर, हाफ एम यू स्क्वायर के बराबर, राइट। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट रुकने से पहले, ये ऑब्जेक्ट स्टॉप होने से पहले, भाई ऑब्जेक्ट चल रहा था, जब यहां पर ऑब्जेक्ट था तो मूव कर रहा था, ठीक है, और रुकने से पहले यहां पर रेस्ट पर आया है, ठीक है। तो स्टॉप हो जाने से पहले ये ऑब्जेक्ट ने कितना वर्क कर लिया, ठीक है, दैट वर्क इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। तो जरा पढ़िए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क दैट इट कैन डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रुकने से पहले जितना ये वर्क कर जाएगा उसी वर्क को हम लोग काइनेटिक एनर्जी का नाम देंगे, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम यू स्क्वायर आ गया है, राइट। नोट कर लेना फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सो वी कैन राइट 1/2 एम यू स्क्वायर या वी स्क्वायर लिख सकते हो, जहां पर एम क्या है? ऑब्जेक्ट का मास, m क्या है? ऑब्जेक्ट का मास, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट।
v जो है दैट इज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं होती है, क्योंकि मास निगेटिव हो नहीं सकता, और स्क्वायर जब कर दिया तो ये भी कभी निगेटिव हो नहीं सकता, राइट? एनर्जी कोई सी भी हो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है। एनर्जी कोई सी भी हो हमेशा कैसी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि एनर्जी का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। क्लियर है? एनर्जी डोंट हैव एनी डायरेक्शन, सो इट इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? सो पोटेंशियल एनर्जी में मैं लिख सकता हूं एनर्जी possessed by an object due to its energy possessed by an object due to its position is called potential energy। एनर्जी possessed by an object due to its position, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है वो एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। जैसे मान लो ये बेटा ग्राउंड है, ये मान लो ग्राउंड है, ठीक है, और ग्राउंड के ऊपर ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि नीचे से h हाइट पर है। ग्राउंड से h हाइट पर ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट यहां अपने आप तो आया नहीं होगा, इसको कोई ना कोई तो नीचे से ऊपर लेके आया होगा ना, कभी ना कभी तो नीचे से ऊपर लेकर आया होगा। तो इस पोजीशन की वजह से इस ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी है उसी एनर्जी को बेटा पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट किया जाता है, ठीक है? या तुम ऐसे भी लिख सकते हो PE यानी पोटेंशियल एनर्जी, और इसका फॉर्मूला होता है mgh। यानी इस ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के अगेंस्ट लाने में हमने जितना वर्क किया था वही वर्क इसमें स्टोर हो गया है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी possessed by an object due to its position। किसी भी ऑब्जेक्ट की अपनी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है वही पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। या कह लो कि किसी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वर्क हम करते हैं दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। एंड फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, जहां पर m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है। m क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। d क्या है भाई? d क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और सर h क्या है? h का मतलब है हाइट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, राइट? फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मैं बता ही चुका हूं, mgh, सारी चीजें इसकी बता चुका हूं। पोटेंशियल एनर्जी या कोई सी भी एनर्जी हो दैट इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी, ये भी मैं बता चुका हूं। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती थी, पोटेंशियल एनर्जी में बी पॉजिटिव। पोटेंशियल एनर्जी जो है बेटा वो पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, और वो जीरो भी हो सकती है। सर ये कैसे कह सकते हो? बेटा अगर ये मान लो हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड से ही बेटा जनरली हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की हाइट को मेजर करते हैं, ठीक है? अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर रखा है तो इस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी हो गई? 0 के बराबर, राइट? तो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर कितनी हो गई? 0 के बराबर। पोटेंशियल एनर्जी यहां पर कितनी, अगर ग्राउंड पे रखा है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 के बराबर है, राइट है? कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है जो कि h हाइट पर है, अब यहां पर कोई पूछे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी इज ऑब्वियसली पॉजिटिव। ये नेगेटिव मतलब ये 0 थी, ये वाली पोटेंशियल एनर्जी कैसी है बेटा? पॉजिटिव है। और एक एग्जांपल और दे रहा हूं, मान लो ऑब्जेक्ट यहां पर है, गड्ढे में है, किसी गड्ढे में ऑब्जेक्ट है, h डेप्थ का गड्ढा है, उसमें ऑब्जेक्ट है,
h डेप्थ का गड्ढा है, उसमें ऑब्जेक्ट है बेटा, तो अब क्या होगा, अगर h डेप्थ में ऑब्जेक्ट है तो यहां पर जो एनर्जी है दैट विल बी माइनस mgh, राइट। यानी कि ऑब्जेक्ट जब ग्राउंड से नीचे होता है तब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हो जाती है, राइट। तो ग्राउंड पर है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ग्राउंड से ऊपर है पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, ग्राउंड से नीचे है तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हो जाएगी। इसी ग्राउंड को अभी देखो 9th क्लास में हो तो वर्ड यूज किया जा रहा है ग्राउंड, जब आप सीनियर क्लासेस में आएंगे तो इसी को नाम दिया जाएगा रेफरेंस लेवल। इसी को नाम क्या देंगे हम, रेफरेंस लाइन या रेफरेंस लेवल, ठीक है, या इसी को लाइन ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी ऐसा भी कहा जा सकता है, ठीक। तो रेफरेंस लाइन वो लाइन होती है जहां से हर ऑब्जेक्ट की हाइट हम मेजर करेंगे, ठीक है, हर ऑब्जेक्ट की हाइट जहां से मेजर करेंगे वही रेफरेंस लाइन होती है, वही ग्राउंड होता है। फिर एक छोटा सा चीज यहां पर है पावर। तो पावर का मतलब है बेटा रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क is called power, rate of doing work is called power। पावर को P से डिनोट करते, रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब होता है वर्क डन अपॉन टाइम, राइट। तो पावर का बेटा बेसिक फॉर्मूला हो गया वर्क डन अपॉन टाइम, पावर का बेसिक फॉर्मूला हो गया वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क डन और टाइम टेकन का ये जो रेशियो होता है, यही रेशियो हमारा पावर कहलाता है। वर्क डन और टाइम टेकन का जो रेशियो है, यही रेशियो बेटा पावर कहलाता है, राइट। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, और पावर का यूनिट अगर मैं आपको बताऊं, एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं, देखो वर्क डन अपॉन टाइम है, ठीक। तो वर्क डन होता है जूल में, टाइम होता है सेकंड में, तो जूल पर सेकंड लिखा जा सकता है। जूल पर सेकंड को ही वॉट कहते हैं, जूल पर सेकंड को ही वॉट कहते हैं। सीजीएस यूनिट अगर कोई आपसे पूछे तो सीजीएस यूनिट इसका हो जाएगा अर्ग पर सेकंड, अर्ग पर सेकंड, इसका कोई स्टैंडर्ड नाम नहीं है, ठीक है। तो पावर का यूनिट जो है वो वॉट हो गया, ठीक है, जूल पर सेकंड को ही वॉट कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो पावर का यूनिट वॉट हो गया। अब वॉट में कुछ बड़ी यूनिट्स हैं जैसे किलोवाट, 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वॉट, 1 मेगावाट मतलब 10 की पावर 6 वॉट, 1000 का मतलब 10 की पावर 3 वॉट कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद 1 हॉर्स पावर होता है दैट इज 746 वॉट, तो ये भी इसका यूनिट होता है। एचपी मतलब हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर जो है 746 वॉट्स के बराबर होता है। तो पावर के लिए हमारे पास बेटा कई सारे यूनिट्स हैं, कई सारे यूनिट्स हैं जो मैंने आपको यहां पर बता दिए, नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। यूनिट्स ऑफ पावर ये हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, सर कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, देखो बेटा पावर का मतलब हो गया ना वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, या फिर जब 10th में आओगे तो एक चीज और पढ़ोगे, पावर का मतलब होता है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को कंज्यूम करने का जो रेट है उसको भी पावर कहा जाता है, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम या पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम, ये भी एक फॉर्मूला है। तो यहां से एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम, एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर एनर्जी को पावर इंटू टाइम लिखा जा सकता है, तो पावर को अगर मैं किलोवाट में ले लूं, टाइम को मैं आवर्स में ले लूं, तो एनर्जी जो है उसका एक यूनिट हो गया किलोवाट आवर। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो है वो भाई साहब किलोवाट आवर के बराबर होती है, और 1 किलोवाट आवर को ही 1 यूनिट भी कहा जाता है।
आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है ना, वो यूनिट्स में आता है कि भाई 100 यूनिट का बिल है, 200 यूनिट का बिल है, 500 यूनिट का बिल है, तो वो जो यूनिट होता है ना, दैट 1 यूनिट इज 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर का मतलब जब 1 किलोवाट पावर को 1 घंटे में कंज्यूम कर लिया जाए, 1 किलोवाट आवर, 1 kilowatt power is consumed in 1 hour, then the energy consumed is known as 1 kilowatt hour। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, हर एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 60 इंटू 60 सेकेंड हो जाएंगे, यानी 1000 इंटू 3600 वाट सेकेंड। वाट सेकेंड को ही जूल कहा जाता है। इसको 10 की पावर्स में लाओगे तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वाट सेकेंड यानी जूल बन जाएगा। तो 1 किलोवाट आवर, जिसको हम लोग 1 यूनिट भी बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स के बराबर भी होता है। दैट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, राइट। नेक्स्ट है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस एट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है बेटा? ये वाटर की पोटेंशियल देखो, बहुत बड़े डैम में वाटर को कलेक्ट किया जाता है कुछ हाइट पर, वहां से वाटर को हम पास कराते हैं। ये एक टरबाइन है, टरबाइन में ढेर सारे ब्लेड्स लगे होते हैं। जब ये वाटर यहां से आता है तो वाटर के पास एनर्जी होती है ना। वो एनर्जी क्या करती है, जब वो वाटर आके टरबाइन पे टकराएगा उसकी ब्लेड में, तो ये टरबाइन घूमना शुरू कर देगा। जब टरबाइन घूमना शुरू कर देगा तो यहां पर एक जनरेटर लगा होता है, वो जनरेटर ऑन हो जाता है। भाई जनरेटर को स्टार्ट कैसे करते हो? हैंडल लगा के पहले उसको घुमाया जाता है ना। जब जनरेटर को घुमाओगे स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ये ब्लेड्स घूमना शुरू होते हैं, जनरेटर स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही स्टार्ट होता है, बस इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन भाई साहब स्टार्ट हो गया। क्लियर है? तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी, भाई हाइट पर है ना पानी, डैम हाइट पर है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी पहले वाटर की काइनेटिक एनर्जी में, टरबाइन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, और वो फाइनली कन्वर्ट हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, राइट। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन ब्लेड्स, and then it is converted into electrical energy, right। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक मोटर। किसी भी मोटर में क्या होता है, जैसे ही मोटर का स्विच ऑन करो, बोलो मोटर घूमने लगता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट किसमें हो गया? मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी मोटर को ऑन करते ही वो घूमने लगता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गया बेटा काइनेटिक एनर्जी, या कह सकते हो मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक आयरन में क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिक आयरन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, सिंपल चीज है। इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी दोनों में कन्वर्ट होता है। बल्ब जो होता है उससे हीट भी निकलती है और लाइट भी निकलती है, दोनों ही पॉइंट्स है। उसके बाद रेडियो में क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो वाइब्रेशन में जाती है, काइनेटिक एनर्जी, और फिर साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होता है। किसी भी रेडियो में जरा सोचो, किसी भी स्पीकर को कभी बनते हुए देखा हो, उसमें एक डायाफ्राम होता है बेटा, जो ऐसे ऐसे हिल रहा होता है। जब स्पीकर आवाज देता है ना, जब बेस ऐसे ऐसे धम 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 आवाज आती है, तो उसमें एक यहां पर लगा होता है एक डायाफ्राम टाइप का। या ढोलक कभी देखा हो तो ढोलक में जो होता है ना, इधर साइड में इधर साइड में, जिसको पीट रहे होते हो आप, ठीक है, तो एक तरीके का मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो ये रेडियो में भी मेम्ब्रेन होता है, किसी स्पीकर में भी ये मेम्ब्रेन होता है। ध्यान से देखना, वो मेम्ब्रेन ही है जो ऐसे 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 मूव कर रहा होगा, तो उस मेम्ब्रेन की काइनेटिक एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेम्ब्रेन की काइनेटिक एनर्जी में, और वही जो है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब वाइब्रेशन। नेक्स्ट है बेटा स्टीम इंजन। स्टीम इंजन में क्या होगा? स्टीम की जो हीट एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। कार इंजन में क्या है? केमिकल एनर्जी। पेट्रोल डीजल जो है ना, उसकी केमिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी और फिर काइनेटिक एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये कन्वर्जन पूछे जाते हैं आपसे। सेल या बैटरी में क्या होता है? केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। गैस स्टोव में केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। उसका सोलर वाटर हीटर लाइट एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सोलर वाटर हीटर क्या करता है? सनलाइट से वाटर को हीट करने का काम करता है। तो सनलाइट इज कन्वर्टेड
यानी लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। सोलर सेल क्या करता है भाई, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसके बाद बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आता है। सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ एक फॉर्म से एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है, बस और कुछ नहीं हो सकता। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, व्हेनेवर एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। यानी जब भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी, एनर्जी का जो अमाउंट है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी एनर्जी का कोई लॉस वहां पर नहीं हो रहा होगा। इन अदर वर्ड्स, व्हेन एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी। ना तो एनर्जी का लॉस होगा, ना ही एनर्जी का कोई एक्स्ट्रा गेन होगा। 100 जूल अगर काइनेटिक एनर्जी है तो वो 100 जूल पोटेंशियल एनर्जी में ही कन्वर्ट होगी, या 100 जूल पोटेंशियल है तो वो 100 जूल की काइनेटिक में ही कन्वर्ट होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि 90 जूल काइनेटिक हो जाए या 110 जूल काइनेटिक हो जाए, नहीं हो सकता। जितनी एनर्जी है उतने में ही बेटा कन्वर्जन उसका होगा। अनदर डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इस तरीके से आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को मेरे प्यारे बच्चों नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी, अगर किसी ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप किया जाए, वो नीचे की तरफ जा रहा हो, फ्री फॉल कंडीशन में हो, तो यहां पर एनर्जी के कंजर्वेशन को दिखा रहे हैं। देखो जब बॉल टॉप मोस्ट पॉइंट पर होता है, अभी बॉल मेरे हाथ में है तो नीचे से कुछ हाइट पर है ना, तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी है, और जब वो एकदम नीचे पहुंच जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता है, लेकिन यहां पर उसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे यहां पर एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूं, टॉप मोस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी है 20 जूल के बराबर। लेट अस सपोज, एक एग्जांपल है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी है 20 जूल, जबकि काइनेटिक जीरो है, क्योंकि अभी ये हाथ में है। जैसे ही छोड़ोगे, अभी नीचे जब जा रहा होगा तो देखो पोटेंशियल घट रही है क्योंकि नीचे जा रहा है, लेकिन काइनेटिक बढ़ रही होगी। चेक करो, पोटेंशियल 15 जूल हुई, काइनेटिक 5 हो गई, ठीक है, ये मिडिल पॉइंट है। पोटेंशियल 10 जूल हो गई तो काइनेटिक भी 10 जूल हो गई है, और नीचे जब पहुंचे तो यहां पे पोटेंशियल 5 जूल है, काइनेटिक 15 जूल है, सबसे नीचे पहुंचे तो पोटेंशियल 0 और काइनेटिक जो है 20 जूल हो गया, और टोटल सम अगर देखोगे एनर्जी का तो लगातार 20 जूल बना रहा। यानी यहां भी टोटल एनर्जी 20 जूल है, यहां भी टोटल 20 जूल है, यहां भी टोटल 20 जूल, यहां भी टोटल 20 जूल, यहां भी टोटल 20 जूल। यानी जितनी एनर्जी थी लगातार उतनी एनर्जी हर लेवल पर बेटा उसके पास बनी हुई है। एनर्जी का ना तो कोई गेन हुआ, ना तो एनर्जी का कोई लॉस हुआ। इसी को बोलते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सिंपल पेंडुलम, किसी भी सिंपल पेंडुलम में भी यही होता है। सिंपल पेंडुलम मतलब एक पार्टिकल ले लो, उसको एक रस्सी से बांधो और उसको ऐसे ऐसे करने दो, ठीक है, मूव करने दो। जब इसको यहां से लाकर छोड़ते हो, अब वो ऐसे आता है, यहां तक आता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है। ये लगातार टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा। मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो ऐसे 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 करता ही रहेगा। इसी को सिंपल पेंडुलम कहा जाता है। देखो जब वो पेंडुलम सबसे नीचे एकदम सेंटर पोजीशन पर होता है तो यहां पर उसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पर लाओगे फिर पोटेंशियल एनर्जी होगी। यहां पर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, जैसे जैसे इधर की तरफ आएगा पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी, काइनेटिक बढ़ रही होगी। यहां पे काइनेटिक मैक्सिमम, फिर इधर की तरफ आएगा धीरे धीरे काइनेटिक कम हो रही है, पोटेंशियल बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, पोटेंशियल यहां मैक्सिमम। तो एक्सट्रीम पोजीशंस पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक जीरो है। मिडिल पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल जीरो है, ठीक है। तो यहां पर एनर्जी का यही कन्वर्जन हो रहा है। जब वो ऐसे 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 कर रहा है तो टॉप मोस्ट यहां पर क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होगा, यहां सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे जैसे छोड़ोगे पोटेंशियल कम हो रही है, अब यहां पर क्या सिर्फ काइनेटिक है। फिर ऐसे ऐसे जब इधर आएगा तो यहां पे फिर से पोटेंशियल मैक्सिमम है, काइनेटिक जीरो है। अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल में, पोटेंशियल कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। यही कन्वर्जन ऑफ एनर्जी जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी को वर्क एंड एनर्जी चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसमें सिर्फ वर्क की बात की गई, एनर्जी और पावर की बात की गई है। टू द पॉइंट चीजें हैं,
है ना। पहले के चैप्टर्स की तरह कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, तो ये लेक्चर आपका बहुत ही छोटा लेक्चर आई होप बना होगा, है ना। सिर्फ 1 घंटे का मुझे लगता है ये लेक्चर बना है, तो उम्मीद करता हूं आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो सभी लोग इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर पर बेस्ड अटेम्प्ट करते रहिए। बहुत जल्दी आएंगे अपने आखिरी चैप्टर साउंड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा ये सेशन आप सभी को कैसा लगा।